हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दैट कम्स अंडर फिजिक्स, और हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा था फोर्स के बारे में। दैट इज फोर्स क्या होता है, दैट इज पुश एंड पुल ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फिर हमने 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़े थे, दैट इज कि फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। एंड देन वी स्टडीड अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेज एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो ये तो था फोर्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अब बेसिकली देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय Isaac Newton, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मोशन के जो लॉज हैं उनको पढ़ना। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेट्स सी दिस। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in a motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो उसे यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी जब तक कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे हम नहीं लगाते। यानी कि अगर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से ही कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की प्लेस या फिर उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी, या फिर कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी स्पीड चेंज होगी बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, दिस, दैट इज अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, until any external force is acted upon that body or subject। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंगली डेस्क या टेबल है, वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। एट दैट टाइम द बुक्स आर इन स्टेशनरी पोजिशन और एट रेस्ट, क्योंकि जो बुक्स है वो मूव तो नहीं कर रही ना, सो दे आर स्टेशनरी एट दैट पॉइंट। जब तक मैं उन्हें आके या कोई भी उन्हें आके उठा के कहीं और नहीं रखेगा, क्या ऐसा होगा कि बुक्स अपने आप उड़ के कहीं चली जाएंगी? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। दैट्स वाई इट इज सेड कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे उसकी स्टेट, दैट इज जो स्टेशनरी स्टेट है उसको चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करेगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंगली वी आर हैविंग अ बॉल, प्लेग्राउंड में छोटी सी बॉल है वो रखी हुई है, राइट। अब आपने उसको छोड़ दिया, वो रेस्ट पे थी, थोड़ी देर बाद आपने देखा उसकी पोजीशन चेंज हो गई। आप कहोगे कि किसने फोर्स तो लगाया नहीं, तो आखिर इसकी पोजीशन चेंज कैसे हुई? एक्चुअली प्लेग्राउंड में हमारे पास ओपन एरिया है, वहाँ पे एयर की फोर्स होती है। जो एयर है वो उस बॉल को, जो लाइट वेटेड बॉल थी, उसे अपने साथ उस एयर ने अपना फोर्स लगा के उस बॉल की प्लेस को एक प्लेस से दूसरी जगह चेंज कर दिया। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, राइट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी नहीं है, वो मोशन शो कर रही है, तो जब तक उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रेवल करेगी। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे एक्ट नहीं करता है तो वो जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है वो उसी स्पीड में, उसी यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कवर करेगी या फिर ट्रेवल करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and the body in motion
विल कॉन्टिन्यू इन अ मोशन, यानी कि एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो बॉडी अगर मोशन शो कर रही है तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ही रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस तब तक जब तक इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट, यानी कि वो रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई नहीं होता या एक्ट नहीं करता उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट यानी कि या तो रेस्ट वाली स्टेट दैट इज स्टेशनरी, या फिर मूवमेंट वाली मोशन स्टेट। तो अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, यू हैव टू राइट दिस बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अभी हमने पढ़ा कि एक्चुअल में होता क्या है। नाउ वी विल गो डीप इनटू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी इन यूनिफॉर्म मोशन, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। अब बेसिकली ऐसा क्यों है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही क्यों रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। इसी टर्म को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि एक कोई भी जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसकी अपनी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी उसके अंदर पावर है कि वो फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। सो इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट दैट इज ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सपोजिंगली अगर एक मेरे पास ये पेन है, ये टेबल पे लाइक सपोजिंग मेरे हैंड पे रखा हुआ है, अगर मुझे इसे उठाना है, मैं ये इस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ, इसे उठाने के लिए मैं इसे बहुत इजीली उठा देती हूँ, राइट। लेकिन अगर ग्राउंड पे सपोजिंगली 100 किलोग्राम का एक स्टोन रखा हुआ है या फिर एक बॉक्स रखा हुआ है, अगर मैं उसे उठाने की कोशिश करूँगी, क्या मैं उसे आसानी से उठा पाऊँगी जितनी आसानी से मैंने पेन उठाया? ऑब्वियसली नहीं उठा पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत भारी है। तो जो प्रॉपर्टी उस बॉक्स की है जिसकी वजह से जब मैंने उस पर अपना फोर्स अप्लाई किया लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं उठा पाई, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया कि वो किस लेवल तक एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करके अपनी सेम पोजीशन में रह सकता है। सो इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि वो आखिर कितने लेवल तक एक एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, यानी कि रोक के रख सकता है कि आप अगर इतना फोर्स अप्लाई करोगे ना तो मेरी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने अनबैलेंस्ड फोर्स में एक पॉइंट पढ़ा था कि जब हमारा जो हम पुश या पुल लगा रहे हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। सिमिलरली होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के केस में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? अपना इनर्शिया, यानी कि वो अपने आप को भी एक पोजीशन से अपनी जो उनकी ऑलरेडी स्टेट है उससे चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारा जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के जो उसका इनर्शिया है, यानी कि उस बॉडी की जो प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द चेंज, टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो ज़्यादा है तो मेरे फोर्स अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उस बॉडी का इनर्शिया कम है तो मेरा फोर्स अप्लाई करने से उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन या जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, ये पेन है दैट इज़ वेरी लाइट वेट, इसका अपना इनर्शिया होगा। अगर देखो इसका इनर्शिया था इसीलिए ये आराम से रेस्ट पोजीशन पे है, राइट। अब मैं इस पर फोर्स लगाती हूँ, मैंने फोर्स लगाया और इसे उठा लिया, यानी कि जो मेरे हैंड ने फोर्स अप्लाई किया वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू द इनर्शिया ऑफ दिस पेन, जिसकी वजह से मैं इस पेन को इसकी जो स्टेट थी स्टेशनरी या जो रेस्ट वाली स्टेट थी उससे चेंज करके इसे मोशन में मूवमेंट करा सकी। लेकिन अगर कोई हैवी बॉक्स हो या फिर कोई भी भारी चीज़ हो, अगर आप उसे इतने ही जितना आपने इस पेन को उठाने के लिए फोर्स लगाया आप उतना ही फोर्स लगाओगे तो क्या आप उठा पाओगे? ऑब्वियसली नहीं उठा पाओगे। आप कहोगे ये भारी है, इतने से फोर्स
फोर्स से कैसे उठ जाएगा। आप यही कहोगे ना कि ये तो बहुत भारी है, इतना जरा सा फोर्स लगा के कैसे उठा लूँगा मैं इसे। यानी कि जो इनर्शिया होता है, मतलब कि एक बॉडी की जो प्रॉपर्टी है किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की, वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है उस पे डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। ये पेन जो है, ये जो मार्कर है, ये लाइट वेट है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। अगर कोई हैवी वेट वाली चीज़ है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो लाइक एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोजिंगली वी हैव अ प्लास्टिक बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल। आप दोनों को उठा के देखोगे, प्लास्टिक बॉल बहुत लाइट होती है और जो क्रिकेट बॉल होती है वो काफ़ी हैवी होती है, राइट। प्लास्टिक बॉल इज़ लाइट एंड क्रिकेट बॉल इज़ हैवी। तो जब आप दोनों को फोर्स लगा के उछालने की कोशिश करोगे ना, प्लास्टिक बॉल तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो आराम से चली जाएगी, लेकिन क्रिकेट बॉल को फेंकने के लिए ना आपको प्लास्टिक बॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल का क्या है, वेट या मास ज़्यादा, जिसकी वजह से क्रिकेट बॉल का क्या हुआ, इनर्शिया ज़्यादा, और इनर्शिया ज़्यादा तो उसे मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यानी कि किसी भी पोजीशन में, किसी भी अगर स्टेट में हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमें उसकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे उसकी स्टेट को चेंज करना है तो हमें इतना फोर्स लगाना होगा कि जो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है वो हम ओवरकम कर सकें। सो दिस इज इनर्शिया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है, उस बॉडी का अपना एक इनर्शिया होगा, यानी कि एक उसके पास एक ऐसा लेवल होगा जहाँ तक वो किसी एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। यानी कि उस लेवल तक अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट भी करेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई हैवी वेट वाला बॉक्स है, अगर उसमें अगर हल्का सा फोर्स लगाती हूँ, क्या वो हैवी वेट का बॉक्स मूव कर पाता है? नहीं कर पाता ना, क्योंकि जो उस बॉक्स का इनर्शिया है वो मेरे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बॉक्स की पोजीशन या जो बॉक्स की स्टेट है रेस्ट वाली, उसको मैं चेंज नहीं कर पाती। मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ताकि मैं उसकी जो स्टेट है दैट इज़ रेस्ट उसको हटा के उसे मोशन में ला सकूं। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट के मास या फिर उसके वेट पे। नाउ वी आर गिवन विद एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जो इनर्शिया होता है वो मास पे कैसे डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत ईजी सा सेटअप है। हमने ग्लास टम्बलर या ग्लास लिया है जो ग्लास का मेड होता है, राइट। उसके ऊपर हमने एक पेपर का पीस रखा है या फिर एक कार्डबोर्ड रखा है। पेपर इज़ बेस्ट। आप उसके ऊपर एक पेपर रखो और उसके ऊपर एक कॉइन को प्लेस कर दो, राइट। एक हमने ग्लास टम्बलर लिया है, उसके ऊपर एक पेपर का पीस और उसके ऊपर आपने एक रख दिया कॉइन। अब आप क्या करना, किसी भी एंड से पेपर को ऐसे फोर्स अप्लाई करना, लाइक दिस। जब आप ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे पेपर पे तो एक्चुअल में क्या होगा, जो पेपर होगा दैट विल फ्लो एंड जो वो पेपर है वो यहाँ से यहाँ पे आके गिर जाएगा एंड ये जो कॉइन है ये टम्बलर में गिर जाएगा। यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे पेपर पे तो जो पेपर है वो इस टम्बलर के ऊपर से हट कर एक दूसरी जगह पे चला जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो अपनी ही पोजीशन में रहा, जिसकी वजह से जब पेपर हट गया तो वो नीचे ग्लास टम्बलर में गिर गया। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो पेपर जो था वो लाइट वेट था, मतलब कि उसका इनर्शिया कम। तो जब मैंने हल्का सा फोर्स अप्लाई किया तो जो पेपर था उसने अपनी स्टेट या फिर जो रेस्ट में था उसको चेंज करके वो मोशन में आ गया और उड़ के यहाँ पे कहीं जाके गिर गया। लेकिन जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो कॉइन के इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पाया, क्योंकि कॉइन का जो वेट होता है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ पेपर। तो कॉइन का इनर्शिया भी ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू पेपर। तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो पेपर को तो मूव करा पाया, उसकी स्टेट को तो चेंज करा पाया, लेकिन कॉइन की स्टेट को चेंज करने के लिए काफ़ी नहीं था, जिसकी वजह से जो कॉइन था उसने कोई मूवमेंट शो नहीं की और वो अपनी पोजीशन पे ही रहा। लेकिन अब यहाँ से पेपर तो हट गया, तो यानी कि अब जो कॉइन है वो यहाँ तो खड़ा रह नहीं सकता, तो उसको क्या किया, वो
ग्लास टम्बलर में गिर गया। अब वो क्यों गिरा? क्योंकि उसका जो इनर्शिया था वो ज़्यादा था और उस फोर्स से हम कॉइन की स्टेट को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए कॉइन सीधा नीचे टम्बलर में आके फिर से अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट भी रहेगी एंड कोई जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स पढ़े, जो कॉइन वाला पढ़ा एंड जो अदर्स पढ़े, वो हमने किसके पढ़े? जब कोई बॉडी रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अंटिल एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर एक्ट करते हैं। नाउ टेक एन एग्जाम्पल कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही कैसे रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसिकल, राइट? बाइसिकल सपोजिंगली वी आर राइडिंग, अगर हम उस पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहते हैं तो हमारी जो बाइसिकल है वो भी यूनिफॉर्म मोशन शो करती रहती है। लेकिन जैसे ही आप पेडलिंग करना बंद कर दोगे तो जो बाइसिकल है उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी या फिर बाइसिकल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसको मूव कराने के लिए वो ख़त्म हो गया या कम हो गया। या फिर अगर आप ज़ोर ज़ोर से पेडलिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो जो बाइसिकल की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो इंक्रीज़ हो गया। अब जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है कि बेसिकली जो बाइसिकल है वो फॉर एन अनलिमिटेड टाइम, फॉर एन इनफाइनाइट टाइम मूव करती रहेगी एट द सेम स्पीड अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो बाइसिकल पे एक्ट करके उसे स्टॉप ना करें। बेसिकली हमने पढ़ा था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में कि हमारे पास जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होते हैं। तो यानी कि जब मैं बाइसिकल को मूव करा रही हूँ, अगर ये सारे फोर्सेस ना होते लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो मेरी जो बाइसिकल है वो सेम स्पीड पे इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही रहती जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोकती नहीं। लेकिन ये जो अदर फोर्सेस हैं जैसे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको उसकी स्पीड को चेंज करने में, राइट? सो दिस वाज कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कैसे चेंज होती है उसकी स्पीड, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उनकी वजह से भी हमारा जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। बेसिकली आप एक कारपेट लेना, उसको हैंग करना और उसको आप एक स्टिक से बीट करना, राइट? जो कारपेट होता है सपोजिंगली आपने उसे हैंग कर दिया रोड पे, और जब आप उसे स्टिक से बीट करोगे तो आप देख सकते हो कि जो जब आप उसे स्टिक से ऐसे ऐसे बीट करते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो कारपेट है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट? जब आप उसे स्टिक से ऐसे ऐसे बीट करते हो तो जो कारपेट है वो मूवमेंट में आता है, लेकिन जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपने इनर्शिया की वजह से सेम पोजीशन पे ही रहते हैं। तो जैसे कि कारपेट ये था, मैंने उसे बीट किया तो वो पीछे की तरफ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो अपनी ही जगह पे रहे, जिसकी वजह से वो कारपेट से अलग हो गए एंड पार्टिकल्स जो है वो कारपेट से बाहर निकल गए। सपोज ये कारपेट था, मैंने उसे बीट किया, कारपेट जो था वो पीछे चला गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो अपने इनर्शिया की वजह से उसी पोजीशन पर अड़े रहे कि नहीं हमारे में तो इनर्शिया, हम तो यहीं खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से वो कारपेट पीछे चला गया और डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया की वजह से वहीं रह गए और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो कारपेट से ऐसे बाहर आ गए। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोजिंगली जब हम किसी बस या फिर कार वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं, सपोजिंगली स्ट्रेट लाइन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक से कोई शार्प टर्न हम लेते हैं तो बेसिकली हम साइडवेज ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। आप कभी ट्राई करना, जब आप कार या बस में कहीं जा रहे हो, आप नॉर्मल चल रहे हो स्ट्रेट लाइन में, आपको पता है कि सीधा सीधा रास्ता है, अचानक से कोई शार्प टर्न आता है और आप अचानक से टर्न लेते हो तो आपकी बॉडी ना साइडवेज टिल्ट हो जाती है।
अब बेसिकली ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में हम जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है, तो जो हमारी बॉडी है वो उस टाइम पे कैसा इनर्शिया अपने को वो सोच लेती है कि भाई देखो मुझे सीधे लाइन में जाना है, तो यानी कि मेरी बॉडी को किसको रेजिस्ट करना है? स्ट्रेट लाइन में जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको रेजिस्ट करना है। लेकिन जैसे ही कोई शार्प टर्न आता है, हमारी बॉडी ने कौन सा इनर्शिया सोचा था? स्ट्रेट लाइन के लिए, लेकिन अचानक से शार्प टर्न आ गया तो मेरी बॉडी उस काइंड ऑफ इनर्शिया के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो थी वो स्ट्रेट या फिर उसी स्टेट में नहीं रही बल्कि साइडवेज शिफ्ट हो गई। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज जो ट्रीज होती हैं, राइट, ये जो ट्रीज हैं इन पे फ्रूट्स लगे होते हैं। सपोज ये एप्पल है एंड ऑल अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ट्री पे लगे होते हैं। जब विंड वगैरह आती है, लाइक विंड आई या फिर अगर आप ट्री को नीचे से बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक करते हो बहुत सारे लोग मिलके, तो जो उसकी ट्री होती है वो मूवमेंट शो करती है, राइट, मोशन में आ जाती है, उसकी लीव्स हिलने लग जाती है, ब्रांचेस हिलने लग जाती हैं। लेकिन उस टाइम पे जो फ्रूट्स हैं वो अपने इनर्शिया को मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं हम तो वही रहेंगे। तो जब लीव्स और ब्रांचेस वगैरह मूव कर रही हैं, लेकिन जो फ्रूट है वो अपनी इनर्शिया की वजह से वहीं पे रुके रहते हैं। तो जब ट्रीज और ब्रांचेस मूव करती हैं लेकिन इनर्शिया की वजह से फ्रूट्स वहीं पे अटैच रहते हैं, तो उस ट्रीज ब्रांचेस में मूवमेंट और फ्रूट्स में नो मूवमेंट की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्रांचेस से डिटैच होके ग्राउंड पे गिर जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया दैट वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट वाज जब हम कारपेट को बीट करते हैं, कारपेट टू एंड फ्रो मूव करता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इनर्शिया की वजह से वही बने रहते हैं और वो कारपेट से बाहर आ जाते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा जब हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और हमें पता है कि हमारी बॉडी को किसके अनुसार इनर्शिया चाहिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन अचानक से कोई शार्प टर्न आता है तो हमारी बॉडी उस टाइप की इनर्शिया के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती एंड वी शिफ्ट साइडवेज, या फिर जो हमारी रेस्ट पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। थर्ड हमने पढ़ा ट्रीज का। ट्रीज में जब हम कोई विगरस मूवमेंट या उन्हें शेक करते हैं तो जो उनकी लीव्स ब्रांचेस होती है वो हिलती हैं, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं वो अपनी इनर्शिया की वजह से वही रुके रहते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांचेस से डिटैच होकर नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे हमने एक और बात निकाली कि बेसिकली जो फोर्स होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो फोर्स है उसमें हम डायरेक्शन को भी मेजर करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी स्पीड पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को उसकी पोजीशन या रेस्ट या जो मोशन में है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करेगी। Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.